आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के गौरव, एक महान योद्धा, परम पराक्रमी, अपनी प्रजा के राणा महाराणा प्रताप के बारे में। और जिस महाराणा के विरोचित गुणों को शत्रु भी तहे दिल से सम्मान करते थे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं भारत के वीर महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा। राणा उदय सिंह और उनकी पटरानी जैलोर के राज्यवंश की जेवंताबाई के ज्येष्ठ पुत्र प्रताप सिंह का जन्म 9 मई 1540 को हुआ। सभी राजकुमारों की शिक्षा, दीक्षा व शस्त्र परीक्षण का उचित प्रबंध किया, पर उनमें से कोई भी प्रताप जैसा योग्य सिद्ध न हुआ। वीर योद्धा होने के साथ साथ प्रताप अत्यंत विनम्र और संवेदनशील भी थे। 1570 ईस्वी में राणा उदय सिंह कुंभलगढ़ आए। तब उनका स्वास्थ्य ठीक न था। परिस्थितियां ऐसी थीं कि मेवाड़ राज्य लगातार सिकुड़ रहा था। राणा उदय सिंह और मेवाड़ को सबसे बड़ा आघात चित्तौड़ दुर्ग छिन जाने से लगा था। उदय सिंह का स्वास्थ्य अचानक और बिगड़ गया। उन दिनों उनकी सबसे प्रिय रानी धीरज भाई मटियाणी अपने पुत्र जगमाल को युवराज बनाना चाहती थी। और जब अपने अंतिम दिनों में राणा उदय सिंह लगभग अचेत से रहते थे, तो रानी मटियाणी ने राजकाज के कुछ कागजों पर उत्तराधिकार के पत्र पर धोखे से राणा उदय सिंह की मोहर लगवा दी। मगर प्रमुख सामंतों की सूझबूझ से प्रताप को सिंहासन पर बैठाया। जगमाल के समर्थकों ने कोई विरोध नहीं किया। प्रताप का विधिवत राज तिलक हुआ। दरबार जय घोष से गूंज उठा। भगवान एकलिंग की जय, महाराणा प्रताप की जय। मेवाड़ को उनका नया अधिपति मिल गया था, योग्य, गुणशील, पराक्रमी। अकबर का साम्राज्य दूर दूर फैल चुका था। ऐसे में छोटे से मेवाड़ का अधीनता स्वीकार न करना उसे बुरी तरह अखर रहा था। प्रताप ये बात अच्छी तरह जानते थे और ये भी कि मेवाड़ कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। अपने सीमित साधनों को सफल बनाने के लिए प्रताप ने संसाधनों की अपेक्षा नैतिक बल का सहारा अधिक लिया। प्रताप ने मेवाड़ के पूर्णतः स्वतंत्र न होने तक हर प्रकार के राजसी सुख भोग से दूर रहने की प्रतिज्ञा कर ली। उन्होंने पत्तल पर खाने और मखमली सेज पर न सोने तक की प्रतिज्ञा कर ली। किशोरावस्था से ही राणा प्रताप की कई भील सरदारों से बहुत घनिष्ठता थी और जब महाराणा ने मेवाड़ की रक्षा के लिए इनका सहयोग चाहा, तो एक एक भील मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो गया। अकबर ने संधि प्रस्ताव रखने के लिए अपने घाक दरबारी जलाल खां कोर्ची को मेवाड़ भेजा, मगर 2 महीने बीत जाने पर उसने निश्चित उत्तर के लिए जब प्रताप को बहुत आग्रह किया, तो वे बोले, खां साहब, मेवाड़ के रक्षक तो भगवान एकलिंग जी हैं। मैं तो उनका दीवान हूँ। जब तक मुझे उनकी तरफ से कोई निश्चित उत्तर नहीं मिल जाता, मैं आपको क्या जवाब दूं? कोर्ची को कुछ समझ नहीं आया और वह वापस दिल्ली लौट गया। सोच विचार करने के बाद अकबर ने कुंवर मानसिंह को इस काम के लिए चुना। जब राणा प्रताप ने उसके साथ बैठकर भोजन नहीं किया, तो मानसिंह समझ गया कि प्रताप उसके साथ बैठकर भोजन करने में अपना अपमान समझते हैं, तो मानसिंह भी खाली हाथ लौट आया। वे अच्छी तरह जानते थे कि इस इंकार के बाद युद्ध अवश्य भावी है। अकबर भी कोर्ची और मानसिंह की असफलता के बाद समझ गया था कि प्रताप को अधीनता के लिए राजी करना असंभव है। राजपूतों ने गोगुंदा से अपना शस्त्रागार और राजकोष
कुंभलगढ़ और आवलगढ़ में रख दिया था। युद्ध के लिए हल्दी घाटी को चुना गया था, जिसकी मिट्टी हल्दी के रंग के होने के कारण उसका नाम हल्दी घाटी पड़ा था। 18 जून 1576 को राजपूत सेना गोगुंदा से चलकर हल्दी घाटी पहुंच गई और रणनीति के अनुरूप वहां सकरे स्थल पर मोर्चा जमाकर शत्रु की प्रतीक्षा करने लगी। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना के हरावल आगे की फौज दस्ते में अपने अत्यंत विश्वस्त सेनापति हाकिम खां सुर, जो अफगान पठान था, को तैनात किया था। मानसिंह अपनी सेना लेकर मोलाला से आगे बढ़ा। वह हल्दी घाटी के सकरे मुहाने पर आकर रुक गया। यह एक छोटा मैदान था जिसे अब बादशाह बाग कहते हैं। मानसिंह यहीं रुककर राजपूतों के आक्रमण का इंतजार करने लगा। मानसिंह को उम्मीद थी कि राजपूत शत्रु सेना को देखकर जोश में आ जाएंगे और पहाड़ी दर्रों की अपनी सुदृढ़ मोर्चाबंदी छोड़कर उस पर आक्रमण करने की गलती जरूर करेंगे। मानसिंह अपनी चाल में सफल रहा। आगे की राजपूत सेना ने अपना संयम खो दिया। अब उनसे और इंतजार ना हो सका। सभी राजपूत सेना आनन फानन में मुगलों की सामने की रक्षा पंक्ति पर टूट पड़ी। भयंकर मारकाट मच गई। राणा प्रताप और सभी सेनापति पहाड़ी के सुरक्षित मोर्चे को छोड़कर अपनी समस्त सेना के साथ मैदान में उतर आए। यह शायद भारी भूल थी। मुख्य सेना आते ही बादशाह बाग की समतल भूमि पर मोर्चा जमाए खड़ी मुगल सेना पर टूट पड़ी। राजपूतों का आक्रमण इतना तीव्र था कि मुगल सेना को वहां जमे रहना कठिन हो गया। राजपूत सेना के हौसले बुलंद थे और मुगल सेना पीछे की ओर हट रही थी। लड़ते लड़ते वे कुछ पीछे उस स्थान पर पहुंच गए जिसे खून की तलाई कहते हैं। यह बनाम नदी के तट पर थी। भारी मार काट मची हुई थी। मानसिंह ने अपनी एक और सोची समझी चाल पर अमल किया। अपने हाथी को आगे बढ़ाता हुआ वह राणा प्रताप के सामने पहुंच गया। उसे देखते ही राणा प्रताप का खून खौल गया। उस जाति द्रोही को दंड देने के लिए वह तेजी से आगे बढ़े। राणा प्रताप के इशारे पर उनके सदे हुए घोड़े चेतक ने अपने दोनों अगले पैर मानसिंह के हाथी के मस्तक पर जमा दिए। राणा प्रताप ने अपने भाले से मानसिंह पर प्रहार किया, लेकिन मानसिंह जल्दी ही होदे की ओट में छिप गया। भाले के प्रहार से घायल होकर उनका महावत गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु हो गए। इस युद्ध में एक दुखद घटना ये रही कि हाथी पर अपने पैर जमाने के प्रयास में चेतक का एक पैर उसकी सूंड में बंधी दो धारी तलवार से बुरी तरह घायल हो गया। मानसिंह तो भाग गया, मगर नियोजित रणनीति के अनुसार चुनिंदा मुगल दस्ते ने राणा प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। उधर हाकिम खां सुर और झालामान की नजर प्रताप की तरफ ही थी। उन्होंने अपने राणा को संकट में देखा तो वे मानसिंह के अंगरक्षक दस्ते पर टूट पड़े। भयंकर मारकाट मचाते हुए शत्रु की रक्षा पंक्ति को चीरते हुए वह लगातार आगे बढ़ते रहे। झालामान अत्यंत वीरता से लड़ते हुए राणा प्रताप के पास पहुंच गया। पहुंचते ही उसने आग्रह किया, अन्नदाता, आप अपना छत्र और पताका मुझे दे दें और आप युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकल जाएं। यह तो कायरता होगी। प्रताप बोले, मेवाड़ को आपकी आवश्यकता है, अपने लिए नहीं, अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखने के लिए आप अभी निकल जाइए। इतना कहते ही उसने राणा प्रताप को और कुछ कहने का अवसर न देकर उनकी पताका और छत्र स्वयं ले लिया।
प्रताप ने घायल चेतक को मोड़ा, कृतज्ञता से एक बार झाला को देखा और निराश भाव से युद्ध भूमि से निकल पड़े। झाला को राणा प्रताप समझकर मुगल सैनिक उन पर टूट पड़े। झाला उनके साथ बड़ी वीरता से लड़े, लेकिन मुगलों की बहुत बड़ी संख्या से लड़ते लड़ते अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। देखते ही देखते राजपूत पिछड़ने लगे। घायल अश्व पर बैठे घायल प्रताप उस समय उन्हें कोई निर्देश देने की स्थिति में भी न थे। छिन्न भिन्न हो चुकी राजपूत सेना पीछे हट गई। सवार और घोड़ा दोनों घायल थे। राणा प्रताप के शरीर पर अनेक जगह घाव हो गए थे, जिससे रक्त बह रहा था। उन्होंने अपना चेतक बलिया गांव की तरफ मोड़ दिया, जो रक्त तालाब से लगभग 2 मील की दूरी पर था। राणा के रूठे हुए भाई शक्ति सिंह की नजर युद्ध भूमि से निकलकर जाते हुए अपने घायल बड़े भाई पर पड़ी। वह पीछा करता हुआ राणा के पास पहुंचा और बोला, आप जल्दी यहाँ से निकल जाइए, इससे पहले मुगल सैनिक आपको खोजते हुए इधर आए। तब तक चेतक धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा और थोड़ी ही देर में उसने दम तोड़ दिया। शक्ति सिंह ने राणा को अपना घोड़ा दिया और जल्दी से निकल जाने को कहा। राजपूतों ने अपनी गलती से सबक सीख लिया था। उन्होंने तय किया कि भविष्य में कभी भी विशाल मुगल वाहिनी से खुले मैदान में नहीं लड़ेंगे। आमने सामने की लड़ाई की बजाय उन्होंने छापामार युद्ध की पद्धति अपनाने की योजना बनाई। हल्दी घाटी से निकलने के बाद राणा प्रताप ने तनिक भी विश्राम नहीं किया। राणा प्रताप को मान सिंह की गतिविधियों की पल पल की खबर मिल रही थी। मुगल सेना के कूच के बाद उन्होंने 2 दिन इंतजार किया ताकि वह दूर निकल जाएं। उसके बाद एक ही हल्ले में जुलाई 1576 में गोगुंदा पर अधिकार कर लिया। अकबर को यह खबर मिली तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। कुछ समय बाद अक्टूबर 1576 अकबर खुद अजमेर से अपने मेवाड़ विजय अभियान के लिए रवाना हुआ और गोगुंदा पहुंच गया। उसे स्वयं मेवाड़ की खाक छानते हुए 6 महीने हो गए थे। हर तरकीब आजमाने पर भी राणा प्रताप को पकड़ना तो दूर, उनके बारे में कोई ठोस खबर तक नहीं मिल रही थी। आखिरकार उसने लौट जाने का फैसला किया। मई 1577 को बादशाह अकबर मेवाड़ से राजधानी लौट गया। उसके लौटते ही राणा प्रताप ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी। एक के बाद एक मुगलों के स्थापित किए गए थानों पर फिर से राजपूतों का अधिकार होने लगा। अकबर अभी मेरठ ही पहुंचा था कि उसने पूरी ताकत के साथ मेवाड़ को कुचलने के लिए शाहबाज खां के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना भेजने का निर्णय कर डाला। शाहबाज खां ने कुंभलगढ़, उदयपुर और दुर्ग क्षेत्र मेवाड़ के जीतकर सब जगह चप्पा चप्पा छान मारा, मगर 3 महीनों की मुशक्कत के बाद भी वह राणा प्रताप को नहीं पकड़ पाया। राणा ने अकबर के विरुद्ध इतना लंबा संघर्ष करके मेवाड़ को स्वतंत्र रखा और राजपूती आन की रक्षा की। मेवाड़ के पर्वतीय प्रदेश पर उनका सदा अधिकार रहा। इस दुर्गम प्रदेशों में मुगलों की घुसपैठ संभव नहीं थी। अकबर अपनी सारी शक्ति लगाकर भी राणा प्रताप को झुका नहीं सका था। राणा सोच रहे थे कि किसी ऐसे प्रमुख थाने को चुना जाए जहां मुगलों की पराजय से उनकी प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगे। इसके लिए देवेर गांव के थाने को चुना गया, जिसका थानेदार सुल्तान खां था और जो एक बहादुर सिपा सालार था। घमासान युद्ध हुआ। यह राजपूतों की हल्दी घाटी का जवाब था। सुल्तान खां खुद आगे आकर बड़ी वीरता से लड़ रहा था। कहते हैं राणा के पुत्र अमर सिंह, जो अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, ने इतने जोर से वार किया
कि उनका भाला सुल्तान खां के कवच को भेदता हुआ उसके शरीर के पार निकलकर घोड़े के शरीर में जाता सा। उधर महाराणा प्रताप ने एक ही वार में बहलोल खां के सिर पर इतनी ताकत से वार किया कि उसे घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट दिया। दिवेर की विजय राणा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विजय थी। उनका अगला लक्ष्य कुंभलगढ़ को शत्रु के अधिकार से मुक्त करना था। राजपूतों ने आसानी से कुंभलगढ़ को हासिल कर लिया। राणा का विजय अभियान जारी रहा। देखते ही देखते बिना कड़े मुकाबले के राणा प्रताप की सेना ने सभी थाने मुक्त करा दिए। पराजित मुगल सैनिक जान बचाकर अजमेर तक भागे। शाहबाज खां ने 3 बार बड़ी सेना के साथ राजपूतों को हराने का प्रयास किया, मगर वह सफल नहीं हो सका। हल्दी घाटी की लड़ाई जून 1576 को हुई थी और अब जून 1580 था। इस दौरान किए गए मेवाड़ विजय के सारे अभियान निष्फल साबित हुए थे। राणा ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर में सेना भेजकर दोनों प्रदेशों को आसानी से अपने अधीन कर लिया। अब समय आ गया था जीत की खुशी मनाने का। विजय महोत्सव गोगुंदा में मनाया गया। एक विशाल सभा में वहां महाराणा प्रताप ने 13 वर्षों के मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में साथ देने वाले सभी सामंतों से लेकर जनसाधारण तक के प्रति आभार व्यक्त किया। धीरे धीरे मेवाड़ की खोई हुई खुशहाली लौटने लगी। खेतों की हरियाली दिखाई देने लगी और वर्षों तक फूकी गई धरती पर फिर से किसानों के आवास दिखाई देने लगे। मुगलों के साथ इन 13 वर्षों में सैनिक संघर्ष में चावंड महाराणा प्रताप की गतिविधियों का कई बार केंद्र रहा। पर्वतों से घिरा ये सुरक्षित प्रदेश उन्हें बहुत प्रिय था। महाराणा प्रताप ने यहीं अपनी राजधानी बनाने का निश्चय किया। उनका महल चामुंडा देवी के प्राचीन मंदिर के सामने बनवाया गया। राणा प्रताप के बाद गद्दी पर बैठे महाराणा अमर सिंह के राज्यकाल में सन 1615 तक चावंड सिसोदिया वंशीय राजपूतों की राजधानी रहा। अकबर की तरफ से कोई भी आक्रमण मेवाड़ पर फिर कभी नहीं हुआ, मगर उसकी संभावना से कैसे इनकार किया जा सकता था। संभवतः इसी कारण महाराणा प्रताप ने अपने पिता की राजधानी उदयपुर पर अधिकार करने के बाद भी चावंड को ही अपनी राजधानी बनाए रखा, जो उदयपुर की अपेक्षा अधिक सुरक्षित था। इतने बड़े मुगल साम्राज्य से टक्कर लेकर अंततः विजयी होना साधारण सफलता नहीं थी, पर अंतिम समय तक राणा प्रताप को चित्तौड़गढ़ के मुगलों के अधिकार में रहने की पीड़ा सताती रही। राणा प्रताप ने लगभग 11 वर्षों तक नवनिर्मित मेवाड़ पर शासन किया। यद्यपि उनकी उम्र भी काफी हो गई थी, पर शिकार खेलने का शौक बरकरार था। ऐसे ही शिकार के समय उनके पांव में गहरा घाव हो गया। भील महाराणा को चावंड के राज्य महल में ले आए। राज्य वैद्यों ने बहुत प्रयत्न किया, मगर 19 जनवरी 1597 को मेवाड़ को पराधीनता के अधिकार से निकालकर स्वतंत्रता के प्रकाश में लाने वाला उनका जीवन दीप बुझ गया। सारा मेवाड़ शोक में डूब गया। सारा राजपूत समाज अपना अनमोल रत्न खोकर स्तब्ध रह गया। कहते हैं ये खबर सुनकर अकबर भी शोक में डूब गया था। महाराणा प्रताप चले गए, पर अपनी शौर्य गाथा भारतीय इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखवा कर गए। महाराणा प्रताप की ये दुखद खबर अकबर के दरबार में चरण दुर्सा ने राजस्थानी में एक छप्पे सुनाकर अकबर को दी, जिसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। जिसने कभी अपने घोड़े शाही सेना में भेजकर दगवाए नहीं,
जिसने किसी के सामने अपनी पगड़ी झुकाई नहीं, जो सदा शत्रुओं के प्रति उपहास से परिपूर्ण कवित्व ही गाता रहा, जो देश के भार की गाड़ी अपने बाएं कंधे से ही सींचने की शक्ति रखता था, जो कभी बादशाह की खुशामद में नौरोज में हाजिर नहीं हुआ। सारी दुनिया में बादशाह के जिस झरोखे की बहुत प्रतिष्ठा थी, जो कभी उसके नीचे नहीं आया। ऐसे गहलोत महाराणा प्रताप विजयी रहकर संसार से विदा हुए। ये समाचार सुनकर शहंशाह अकबर ने दांतों तले जीभ दबा ली और उसकी आंखों में पानी भर आया। हे महाराणा, तेरे निधन से ऐसा ही हुआ है। प्रताप जयंती इसी माह मई में है, तो साझा कीजिए महाराणा प्रताप की ये शौर्य गाथा अपने मित्रों के साथ भी, और देखते रहिए अमिट निशानी एक कहानी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।